गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में हमने श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के बारे में भी हमने पढ़ा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ वो रामगुप्त, लेकिन उस समय शक शासक रुद्र सिंह तृतीय इनके आक्रमण के डर से इन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी ध्रुव देवी को उसके हवाले करने का निर्णय लिया। जब चंद्रगुप्त को ये बात पता चली तो वो बड़ा क्रोधित हुआ और ध्रुव देवी के भेष में वो शक शिविर में पहुंच गया और उसकी हत्या कर दी। वापस आके अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी, ध्रुव देवी से विवाह कर लिया, स्वयं मगध का शासक बने। कब की घटना है? 380 ईस्वी। 380 से 314 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा है। 380 से 414 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा है और उसकी शासन की महत्वपूर्ण एक घटना थी फाहियान का आगमन, चीनी यात्री फाहियान का आगमन, जो 399 ईस्वी के लगभग में थल मार्ग से भारत में आया था और फिर 414 ईस्वी के लगभग वो जल मार्ग से वापस चला गया। किस लिए आया था वो? बौद्ध, गौतम बुद्ध से जुड़े हुए स्थलों का भ्रमण करने के साथ ही बौद्ध साहित्य का संकलन करने के लिए वो भारत में आया था। कहाँ गया वो? नालंदा, राजगृह, बोधगया, वैशाली, श्रावस्ती, कपिलवस्तु की यात्रा की। कल एक सज्जन आए थे हमारे पास में, उनके 78 क्वेश्चन सही हुए थे प्री में, 78। और ओबीसी का कट ऑफ कितने पे गया? 79। तो कल आए थे मेरे पास में शाम को, अंकित को पता है, वो बोल रहे थे सर क्या करूं मैं ऐसा कि एक जो क्वेश्चन से मेरा हर साल एक या दो से रुक रहा है, तो क्या करूं? और वही क्वेश्चन की चर्चा की उन्होंने। बोले सर ये क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, बोले मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। बोले कि शकारी ये वो जो किस चांदी की मुद्रा जारी की थी। मैंने बोला बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़ लो मिल जाएगा। बोर्ड पे लिखा था ना कल, ये परसों के दिन। तो अब वो अपने पास पहले आ जाते तो हो सकता है उनका सही हो जाता, तो हो जाता है ऐसा। तो शक शासक वाला प्रकरण भी पढ़ा अपन ने। रुद्र सिंह तृतीय, इन्होंने शकों को पराजित किया और उसके उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली की चांदी की मुद्रा इन्होंने जारी की थी और शकारी की उपाधि धारण की। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यह कंफ्यूजन है। एक तो गुप्त काल में दो प्रमुख आक्रमण हुए हैं, आपको पता है कौन कौन से? शकों के और हुनों के। तो शकों का जो विनाश किया है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया और हुनों के जो आक्रमण हुए हैं वो स्कंदगुप्त के समय हुए थे। यह कंफ्यूजन रहता है, तो याद रखना बराबर। हुनों के आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में और शकों के जो आक्रमण या उनको परास्त किया है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। अपन ने नवरत्नों के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न। गुप्त काल विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है उसे चरमोत्कर्ष का, सब तरफ से उन्नति का काल माना जाता है। गुप्त काल का स्वर्ण काल या प्राचीन युग का स्वर्ण काल इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कला, साहित्य, संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक सभी दृष्टिकोण से ये विकास का काल था। सभी दृष्टिकोण से ये विकास का काल था और इसका बहुत अधिक श्रेय दिया जाता है इनके नौ सभी क्षेत्र में निपुण थे। तो उसमें कालिदास के बारे में पढ़ा, संस्कृत के लेखक, धन्वंतरी चिकित्सक, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद के जनक तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण योगदान इनका है। शंकु वास्तुकार मीन्स शिल्पकार मीन्स
जो मूर्ति बनाता है, नक्शे वगैरह बनाता है, घर कैसा हो क्या हो, इंजीनियर जिसे कहते हैं, डिजाइनर जिसे कहते हैं, वो थे। फिर घटकर पर कवि, घटकर बोलते कवि थे। पिछले वीडियो में हमने घटकर पर नहीं लिखा था, तो उसे ऐड कर देंगे जो भी इसे देख रहा है। घटकर पर कवि, वररुचि व्याकरण शास्त्री, वररुचि व्याकरण शास्त्री, वराहमिहिर खगोल शास्त्री, नक्षत्र विज्ञान के ज्ञाता, चपणक ज्योतिष शास्त्री, चपणक कौन थे? ज्योतिष शास्त्री, बेताल भट्ट जादूगर, मंत्र शास्त्र, यंत्र मंत्र जादू टोना इससे संबंधित, तो मंत्र शास्त्र। और अमर सिंह संस्कृत शास्त्री, अमरकोश इनकी रचना। क्लियर हो गया? तो ये हमने पढ़ा। उसका एक मंत्री था, ये भी हमने कल पढ़ा था। सही में पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा था? वे आपने हाँ ना क्या बोला आपने? कभी हाँ कभी ना। बड़ी अच्छी मूवी थी, देखी थी मैंने। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री पढ़ा ना कल। युद्ध और शांति का मंत्री था, क्या नाम था? वीरसेन साहब। मैंने बोला था हर शासक के मंत्री, उसका नाम याद रखना है। जैसे हरिसेन समुद्रगुप्त के समय, एक वत्स भट्टी पढ़ेंगे हम, अभी आएगा समय उसके बारे में पढ़ रहे। वसुबंधु पढ़ा हमने, हरिसेन वो उसके समुद्रगुप्त के समय। अब युद्ध व शांति का मंत्री वीरसेन साहब क्या किया था इसने? चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति थे। किधर से आवाज है? आप बोल रहे थे? तो मेरे इधर देख के बोलना चाहिए। आप ऐसे नीचे देख रहे हो, उससे बात कर रहे हो, फिर बोल रहे हो, ऐसा लग रहा पता नहीं ऑनलाइन वाला बोल रहा है क्या बोल रहा है। उन्होंने कुछ किया था ना वीरसेन साहब ने, उदयगिरी गुफा लेख, उदयगिरी गुफा लेख पढ़ा ना अपन ने, तो इसने लिखा है वो वीरसेन साहब, चंद्रगुप्त द्वितीय के युद्ध व शांति के मंत्री। आज हमें पढ़ना है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त क्या पढ़ा है मैंने कुमारगुप्त के बारे में? जो पढ़ा है वो बता दीजिए मुझे। कुमारगुप्त के बारे में अभी तक जो पढ़ा है वो बता दीजिए। क्या? हाँ, वत्स भट्टी द्वारा लिखा गया। और सर उसको सुमेन अभिलेख में सारथकालीन सूर्य की उपमा दी गई है। ठीक है, हाँ आप बताओ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, विल्सण अभिलेख इससे संबंधित है। मैंने ये बताया होगा कि एक चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी है, उसके बाद में बना तो उसका उत्तराधिकारी हुआ, ये तो सबको पता है ना। ये गुप्त वंश का शासक था, ये तो पता है, इतना तो बता सकते थे। ये तो बताया होगा कि सबसे अधिक अभिलेख जो है वो कुमारगुप्त के मिले हैं, ये बताया था नहीं बताया? तो इतना तो सबका ध्यान जाना चाहिए। मैंने क्या बोला कि जो पता है वो आपको लिखना है और लिखोगे कब? जब आप मुझे बताओगे। जब मुझे बता नहीं पाओगे वो लिख भी नहीं पाओगे, इतना याद है। तो ऐसे ही मेरे साथ में व्यवहार किया करो जैसे एग्जाम में करने वाले। तो उपाधि इसकी देखते हैं सबसे पहले हम। उपाधियां कौन कौन सी थी इसका? उपाधियां थी इसकी महेंद्रादित्य, महेंद्रपाल, महेंद्रादित्य, गुप्त, कुल, व्योम, शशि, ये इसकी उपाधि थी। गुप्त, कुल, व्योम, शशि, गुप्त, कुल, व्योम, शशि। अश्वमेघ महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र। कौन कौन सी उपाधियां बताई अपन ने? महेंद्रादित्य, महेंद्रपाल, गुप्त, कुल, व्योम, शशि और अश्वमेघ महेंद्र। गुप्त शासकों में
सर्वाधिक सोने के सिक्के। गुप्त शासकों में सर्वाधिक सोने के सिक्के। सोने के सिक्के, यहां क्वेश्चन बनता है सर्वप्रथम किसने? चंद्रगुप्त, है ना? चांदी का भी सिक्का उसी ने चलाया और सोने का भी, लेकिन सबसे ज्यादा किसने चलाया? कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त। विल्सन अभिलेख, विल्सन अभिलेख कुमार गुप्त से संबंधित है। विल्सन अभिलेख किससे संबंधित है? ये कुमार गुप्त। कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश के एटा में, एटा जिले में, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। क्यों लिख रहे हैं हम इसे? क्या क्यों महत्वपूर्ण है ये? इसमें गुप्त वंशावली मिलती है, गुप्त शासकों की वंशावली मिलती है। गुप्त शासकों की वंशावली मिलती है। गुप्त शासकों की वंशावली मिलती है। कुमार गुप्त ने क्या बोले? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। क्या बोलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को? हाँ, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। क्या बोला जाता है इसे? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। अगला पॉइंट लिखेंगे, कुमार गुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेयन का अंकन मिलता है। कार्तिकेयन, अगला लिखेंगे, रजत मुद्राओं में, रजत मुद्राओं में सर्वाधिक मोर के चिन्ह वाली मुद्राएं जारी। अब मोर किसका प्रतीक होता है? किसका प्रतीक है मोर? हाँ जी, खुशी का, बारिश का। किसने बताया बारिश का? कैसा, क्या कैलकुलेशन है इसका बारिश का? वो नाचता है, कोई देखता है क्या उसको? एक बार देखा, चलो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और कोई जैसे कार्तिकेय संबंध है तो वाहन है, ये कार्तिकेय का वाहन है ना, कार्तिकेय का वाहन, यही पूछना चाह रहा था। कार्तिकेय का वाहन है, जैसे गणेश जी का वाहन मूसा, चूहा, तो वैसे ही इनका वाहन क्या है? मोर। और किस धर्म से संबंधित है ये? शैव धर्म से। अभी तक जो शासक थे वो किस धर्म के थे? ये भी तो ब्राह्मण धर्म है। वैष्णव, वैष्णव दो शाखाएं थी ना वहां पर, दो शाखाएं थी, शैव और वैष्णव। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है ना। अभी तक जितने भी, चाहे चंद्रगुप्त प्रथम की बात करिए, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करिए, वैष्णव
परम भागवत, ऐसी उपाधियां, इनकी उपाधियां भी अलग है, इनकी उपाधियां भी अलग है। तो ऐसा माना जाता है कि ये शैव धर्म भी इस समय प्रचलन में आ गया। क्लियर है एकदम, क्योंकि शिव की बात कर रहे हैं ना वो। आगे लिखेंगे, अश्वमेघ यज्ञ कराया, अश्वमेघ यज्ञ कराया। अब इनके प्रमुख अभिलेख देख लेते हैं। सबसे अधिक अभिलेख इन्हीं के मिले हैं, तो प्रमुख अभिलेख, प्रमुख अभिलेख। नंबर 1 करमदंडा अभिलेख, करमदंडा अभिलेख। अभिलेख कहां पर है ये? यूपी में, यूपी के फैजाबाद में, यूपी के फैजाबाद में शिव प्रतिमा के, शिव प्रतिमा के अधोभाग में लिखा है, शिव प्रतिमा के अधोभाग में लिखा है, शिव प्रतिमा के अधोभाग में लिखा है। दूसरा है मनकुंवर अभिलेख, मनकुंवर अभिलेख, ये भी यूपी के मनकुंवर में, यूपी के मनकुंवर में। मथुरा अभिलेख, मथुरा अभिलेख। एक सरल सा क्वेश्चन है भाई अर्जुन सिंह, आपसे ही पूछ लेता हूं, कहां पर है, किस प्रदेश में है मथुरा अभिलेख? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, है और सही भी है। लिख लो फिर, और क्या। मथुरा अभिलेख में गुप्त संवत, गुप्त संवत में 135 से 450 ईस्वी अंकित किया गया है। गुप्त संवत की जानकारी मतलब इसमें मिलती है। हाँ, कुछ मत लिखो, गुप्त संवत की जानकारी मिलती है, ये भर लिखो, ठीक है। गुप्त संवत की जानकारी मिलती है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्त संवत की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, तो किस अभिलेख में? मथुरा अभिलेख में मिलती है। दूसरी लाइन और लिखेंगे इसमें, और ऐड करना है इसमें, हरि स्वामिनी द्वारा, हरि स्वामिनी द्वारा चांदी के सिक्के के रूप में आर्य संघ को धन दान में दिए जाने का उल्लेख है, धन दिए जाने का उल्लेख है। क्लियर? कौन सा अभिलेख है? मथुरा अभिलेख। अब हम पढ़ेंगे उदयगिरी गुहा लेख। उदयगिरी गुहा लेख मतलब ये किसी स्तंभ पे नहीं लिखा है, ये गुफाओं के अंदर लिखा हुआ है, गुफाओं पे लिखा है। लिखेंगे इसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा, शंकर नामक
व्यक्ति द्वारा इस स्थान में पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का विवरण सुरक्षित है। किए जाने का विवरण सुरक्षित है। कौन सा अभिलेख है ये? उदयगिरी। किस जिले में है ये? खुशी पता नहीं ये कौन सा जिला है, मैंने तो नहीं सुना। हाँ, विदिशा जिले में। कल परसों से हम यही तो पढ़ रहे हैं, अब बार बार एक ही चीज को थोड़ी बताएंगे। उदयगिरी किस जिले में? विदिशा जिले में। और भीमबेटका रायसेन जिले में। इसमें कंफ्यूज होते हैं अक्सर, उदयगिरी और भीमबेटका। आगे लिखेंगे हम। हाँ जी बोलिए। हरि स्वामिनी कौन थे? ये क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा उठाया आपने। ये सम्राट के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। उस समय जो सम्राट थे उनको हरि स्वामिनी कहा जाता था। ठीक, तो ये उल्लेख है कि जो सम्राट है उन्होंने आर्य संघ को भी चांदी की मुद्राओं के रूप में धन दान में दिया था। ठीक, अब लिखेंगे तुमैन अभिलेख। तुमैन अभिलेख कहां पर मिला है प्रिया? अशोकनगर में। अशोकनगर। ठीक, लिखेंगे मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में। पहले ग्वालियर संभाग, ये अलग अलग जिले नहीं बटे थे, तब ग्वालियर लिखा हुआ मिल जाता था, लेकिन अशोकनगर में कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। शरदकालीन सूर्य कहा गया है। और लास्ट में लिखेंगे हम, कौन सा अभिलेख बचा इनका? मंदसौर अभिलेख। लिख लो मंदसौर अभिलेख। ये शायद पहले लिखवा दिया मैंने, लेकिन है ना, इसलिए इधर नोट नहीं किया है। मंदसौर अभिलेख। जानकारी के स्रोत में लिखा होगा हमने मंदसौर अभिलेख। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे अब भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख ये लिखवाना था, भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख यूपी के गाजीपुर में, और इससे वैसे ये जो अभिलेख है कुमार गुप्त से ज्यादा स्कंद गुप्त के समय का है। स्कंद गुप्त की इससे जानकारी मिलती है। अब हम पढ़ेंगे स्कंद गुप्त। ये क्लियर हो गया। कुमार गुप्त, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्रपाल गुप्त, कुलव्योम, शशि, अश्वमेघ, महेंद्र जैसे उपाधियां धारण की थी। सबसे अधिक इसने सोने के सिक्के चलाए हैं। सर्वाधिक अभिलेख जो है वो कुमार गुप्त के मिलते हैं। उसमें एक विल्सर अभिलेख कुमार गुप्त का है, यूपी के एटा में, और इसमें गुप्त शासकों की वंशावली की जानकारी मिलती है। फिर मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख ये भी है इन्हीं का। किसने लिखा है ये? वत्स भट्टी ने लिखा है। और क्या जानकारी मिलती है? रेशम बुनकरों की जानकारी। और दशपुर में, दशपुर किसका पुराना नाम है? मंदसौर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। दशपुर किसका प्राचीन नाम है? मंदसौर का। मंदसौर अभिलेख में लिख लेंगे थोड़ा सा कि वत्स भट्टी ने लिखा है दशपुर में, दशपुर अर्थात मंदसौर में
सूर्य मंदिर बनाए जाने का उल्लेख और रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। इन्होंने रजत मुद्राएं जारी की, इसमें मोर का चिन्ह है। कार्तिकेय की जानकारी मिलती है। अश्वमेध यज्ञ इन्होंने कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ क्वेश्चन बनता है, सबसे भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, हाँ बताइए। तक्षशिला। आप क्या बताएंगे? नालंदा। मुझे पता था कि ऐसी गलती हो सकती है, छुट्टी का कहीं का नतीजा है ये, बीच में आपने छुट्टी की थी ना, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम क्लियर कट हमने बता दिया कि तक्षशिला विश्वविद्यालय चाणक्य के समय में था। और चाणक्य पहले है या कुमारगुप्त? चाणक्य है, चाणक्य है ना, ईसा पूर्व की बात है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। तो पहले तक्षशिला फिर नालंदा। हाँ, और तक्षशिला पाकिस्तान में आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त स्कंद गुप्त क्या पढ़ा है इसके बारे में मैंने? कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी का शासक हाँ, है। और भीतरी अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। और एक बात, हुनों के आक्रमण, हुनों के सबसे ज्यादा आक्रमणों का सामना किसको करना पड़ा? कुमारगुप्त, स्कंद गुप्त को करना पड़ा। सबसे पहले हम इनकी उपाधियां देखते हैं। तो उपाधियां, ये क्वेश्चन बना था, उपाधि थी इनकी क्रमादित्य। क्या उपाधि है इनकी? क्रमादित्य। इनकी उपाधि है क्रमादित्य। अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी, कहाँ लेके चले गए थे? हाँ नेहा, क्या नेहा तो आज आई नहीं क्या? नीलम बताएगी। पीछे वाले, सबसे पीछे। हाँ प्रिया। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तो राजधानी थी उज्जैन। उज्जैन, हाँ नहीं, उज्जैन नहीं ले गए थे, अयोध्या। कहाँ लेके गए थे? साकेत, अयोध्या। ठीक, लिखेंगे। इसने अपनी राजधानी अयोध्या साकेत स्थानांतरित की। स्कंद गुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना, एक तो अपन ने पढ़ा राजधानी परिवर्तन, कहां लेके चले गए ये? अयोध्या। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इस साल अयोध्या बहुत हाईलाइट है। ठीक? दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या बताई मैंने? हुनों के आक्रमण। अब ये क्वेश्चन सीधा सा उठता है। कौन सा क्वेश्चन? हुन कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कौन थे हुन? मध्य एशिया की अत्यधिक बर्बर जाति थी। बर्बर क्या मतलब होता है? बर्बर खाना बदोश, बर्बर आक्रमणकारी, जिनका पेशा हो मारना, काटना, लूटना, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक, मध्य एशिया की अत्यधिक बर्बर जाति थी। इसके प्रमुख शासकों में तिगिन शासक लिखेंगे,
तिगिन, तिगिन के बाद तोरमान, और तोरमान के बाद में मिहिरकुल। तिगिन, तोरमान और मिहिरकुल, ये शासक। ये क्वेश्चन बन जाता है कि तिगिन कौन था? हूण था। वहां लिखा रहता है शक, कुशान, हूण, ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिए रहते हैं। तो तिगिन, मिहिर कुल, मिहिर कुल, ये शायद। स्कंद गुप्तनी, स्कंद गुप्तनी हूणों के शासक तोरमान व मिहिरकुल को हराया था। कुवलय माला, कुवलय माला, ये क्वेश्चन एक बार मैंने मेंस में दे दिया था टेस्ट में। कुवलय माला क्या है? कुवलय माला जैन ग्रंथ। और क्या लिखा है इसमें? हूणों के आक्रमण की जानकारी। तो कुवलय माला नामक जैन ग्रंथ में हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तोरमान का शासन चंद्रभागा नदी के तट पर पपीहा, पपीहा नामक स्थान पर था। और कुमार गुप्त के समय से ही जो है हम देखेंगे तो गुप्त साम्राज्य जब धीरे धीरे सिमटने लग गया था, पतन की ओर अग्रसर हो गया था। तो ज्यादा इनके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो तीन चीजें, क्रमादित्य इनकी उपाधि थी, हूणों के आक्रमण इनके समय में हुए थे, और राजधानी इन्होंने अयोध्या स्थानांतरित की थी। हूणों के शासन किस किस के आक्रमण हुए? तोरमान और मीर, तोरमान और मीर। तोरमान का शासन कहां पर था? चंद्रभागा नदी के तट पर पपीहा नामक स्थान पर। और ये सब हूणों के आक्रमणों की जानकारी कहां मिलती है? जैन ग्रंथ कुवलय माला में। अब इनके अभिलेख यदि हम देखें तो एक है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। तो गिरनार और जूनागढ़, ठीक। तो एक तो अपन ने उसका पढ़ा है गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का। और जूनागढ़ अभिलेख किसका है? एक स्कंदगुप्त, उसी के ऊपर लिखा है इसने भी, उसी के ऊपर एक ही अभिलेख है, लेकिन वहां पर गुप्त वंश की भी जानकारी मिलती है। तो किसके समय की मिलती है? स्कंदगुप्त के समय में, कि स्कंदगुप्त द्वारा गिरनार झील का पुनरुद्धार किया था, पुनरुद्धार किया था। हाँ, वही जिसका निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति पुष्यगुप्त के द्वारा किया गया था, ठीक। फिर रुद्रदामन ने उसका पुनरुद्धार किया, और स्कंदगुप्त द्वारा भी उसका पुनरुद्धार किया गया। क्वेश्चन एक बार बना था कि निम्नलिखित में से कौन इस सुदर्शन झील से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बना था। तीनों के नाम थे और एक चौथा नाम भी था, वो चौथा उससे जुड़ा हुआ नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सुपिया अभिलेख। सुपिया अभिलेख, हाँ बताइए, सुपिया अभिलेख कहां पर है? रीवा में। क्या जानकारी मिलती है इसमें? घटोत्कच को संस्थापन, हाँ, गुप्तों की वंशावली, गुप्तों की वंशावली मिलती है सुपिया अभिलेख में भी। और
घटोत्कच को गुप्त वंश का संस्थापक माना है इसमें सूफिया के लिए। घटोत्कच को गुप्त वंश का संस्थापक माना है, मतलब श्री गुप्त का नाम उसमें नहीं है। कहां से जानकारी वंशावली मिलती है? घटोत्कच से। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि घटोत्कच से ही गुप्त वंश की शुरुआत हुई है। एक भीतरी अभिलेख, अब लिख लो इसमें फिर से। भीतरी अभिलेख कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्कंद गुप्त के समय पुष्यभूति ने आक्रमण किया था। और कौन था पुष्यभूति? पुष्यभूति कौन है? पता है कि किसी को? अंकित पता है? पुष्यभूति वर्धन वंश का शासक। पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, ये ठीक। तो लिखेंगे 7वीं शताब्दी में वर्धन वंश का शासक था। वर्धन वंश का शासक था जो स्कंद गुप्त द्वारा पराजित हुआ था। स्कंद गुप्त द्वारा पराजित हुआ था। अब यहां से क्या हुआ? मगध का पतन शुरू हो गया था। मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, जैसे अभी भारत का सबसे बड़ा नगर, सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? दिल्ली, ठीक, या बॉम्बे, ठीक। लेकिन अब यहां से, अब वैसी स्थिति पाटलिपुत्र की थी, लेकिन अब पाटलिपुत्र का पतन शुरू हो गया था और धीरे धीरे लोगों ने वहां से जाना शुरू कर दिया, पलायन शुरू कर दिया था। पाटलिपुत्र का नामो निशान मिटने लग गया और वहां पर एक नया एक शहर भारत का केंद्र बन रहा था। वो कौन सा था? नहीं तो कन्नौज। कौन सा बन रहा था? कन्नौज। अब कोई भी पहले मगध को अधिकार करके ये सोचते थे कि अब हम भारत के शासक बन गए, और अब क्या? कन्नौज पर अधिकार करके उत्तर भारत पर अधिकार करने की बात करते थे। तो अब कन्नौज को लेकर संघर्ष और वो सारी चीजें अब आगे हमें देखने को मिलेगी। अब इनके शासक भी, अब यहां इनके बाद देखते हैं तो पुरुगुप्त। स्कंद गुप्त के बाद कौन शासक बनेगा? पुरुगुप्त। पुरुगुप्त के बाद में कुमारगुप्त द्वितीय। ज्यादा लिखना नहीं है उनके विषय में, बस सिर्फ एक वंशावली बना रहे हैं हम। पुरुगुप्त, पुरुगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय के बाद ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त के बाद में नरसिंहगुप्त, नरसिंहगुप्त के बाद भानुगुप्त, भानुगुप्त। भानु जी को पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। भानुगुप्त कौन सा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो वहीं पे है, गुजरात में है, सौराष्ट्र विलेज, बिल्कुल सही बोले। अब भानुगुप्त, इस शासक की जानकारी कहां मिलती? भानुगुप्त, एरन अभिलेख, ठीक है, लिखेंगे। इसकी जानकारी एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। एरन अभिलेख, अभिलेख से जानकारी कहां पर है? एरन अभिलेख
सागर जिले में। क्या है इसमें? गोपराज। गोपराज कौन था ये? सेनापति। भानुगुप्त का मंत्री गोपराज हुनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर गति को प्राप्त हुआ। हाँ, भानुगुप्त का सेनापति या मंत्री हुनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ तथा गोपराज की पत्नी को आग में जलाकर या आग में जलकर सती हो गई। आग में जलकर सती हो गई। आग में जलकर सती हो गई अर्थात सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख से मिलता है। अब सरल सा क्वेश्चन यहीं पर, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? भानुगुप्त। मुझे पता था कि आप यही बोलोगे, लेकिन इतने जल्दी बोलने की जरूरत क्या थी? अभी मैंने बोला तो था ही नहीं, मैंने तो उत्तर दिया ही नहीं था। विजय बता सकती है? गोपराज तो सेनापति था, उसका मंत्री था ना भानुगुप्त का। विष्णुगुप्त तृतीय, आगे लिखेंगे विष्णुगुप्त तृतीय, क्वेश्चन था हमारा। ठीक, विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, शुरुआत किससे हुई? श्रीगुप्त से, और अंत कहां पे हुआ? विष्णुगुप्त तृतीय। विष्णुगुप्त तृतीय। अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था। जैसे मौर्यों की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ी थी, वैसे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था। तो सबसे पहले इसमें सर्वे सर्वा कौन? राजा या सम्राट। और पहली इकाई होती थी देश या राष्ट्र। देश या राष्ट्र प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई। सबसे पहले तो साम्राज्य है उसका, और उसका प्रमुख कौन है? सम्राट है। उसके बाद में जैसे मौर्य काल में प्रांत वगैरह होते थे, तो वैसे ये प्रांत होते थे, और इसे क्या बोलते थे? देश या राष्ट्र। मतलब ये पूरी बड़ी इकाई, प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई होती थी, उसे देश या राष्ट्र कहते थे। देश या राष्ट्र कहते थे, या पूरा साम्राज्य जो है वो देश या राष्ट्र कहलाता था। फिर उसका विभाजन करेंगे, ठीक। और देश या राष्ट्र का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे? ये राजा, सम्राट, गोप, गोप्ता। गोप या गुप्ता। और इसके बाद में इसका विभाजन होता था प्रांत, और प्रांत को ये क्या कहते थे? भुक्ति। क्या कहते थे? प्रांत या भुक्ति। ये क्वेश्चन बनता है। प्रांत सामान्य शब्द है, लेकिन गुप्त काल में इसे क्या बोलते थे? भुक्ति। गुप्त काल में क्या बोलते थे? इसे भुक्ति। और कौन शासन करता था यहाँ पे? उपरिक। उपरिक है। उपरिक के साथ साथ यहाँ होते थे कुमारा मात्य।
कुमारामात्य और उपरिक। कुमारामात्य मतलब राजकुमार और उपरिक कुमारामात्य को नियुक्त किया जाता था और उपरिक नामक अधिकारी यहाँ पर होता था। ठीक, तो देश या राष्ट्र प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई प्रमुख गोप्ता होता था और जो देश या राष्ट्र है कई प्रांतों में विभक्त होता था उसे भुक्ति कहते थे और भुक्ति का विभाजन होता था विषय, वर्तमान में क्या बोलते हैं इसे, जिला, विषय या जिला में विभाजन होता था और सर्वोच्च अधिकारी विषयपति, विषयपति यहां पर विषयपति, विषयपति और इसकी सहायता के लिए एक होता था सार्थवाह। ये क्वेश्चन भी बना, सार्थवाह, ये क्वेश्चन पीएससी ने पूछा है, सार्थवाह क्या था, कोई बता सकता है कि सार्थवाह कौन? व्यापारियों का एक संघ, मतलब जिले की पूरी व्यवस्था को विषयपति को सहयोग करने के लिए एक व्यापारियों का एक संगठन होता था जिसे क्या कहते थे, सार्थवाह। लिखेंगे सार्थवाह को यहीं पे। सार्थवाह व्यापारियों का प्रधान या बुनकर समूह। फिर है विथि, विषय का विभाजन कायम में विथि अर्थात तहसील, विथि अर्थात तहसील, विथि। और यहां पर एक अधिकारी होता था कायस्थ, कायस्थ जैसे व्यापारी होते थे वैसे कायस्थ। ठीक, उसके बाद विथि का विभाजन होगा पेट, पेट, विथि के नीचे क्या आएगा, पेट, पेट मीन्स गांवों का समूह, पेट गांवों का समूह। और सबसे नीचे गांव, सबसे नीचे आएगा गांव, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई देश या राष्ट्र और उसका प्रमुख कौन होता था, राजा, और सबसे छोटी इकाई गांव, और गांव का मुखिया ग्रामीणी। यही गलती हो जाती, यही गलती, ग्रामीणी मौर्य काल में होता था, मौर्य काल में ग्रामीणी कहते थे और इस समय कहते थे इसे महत्तर या मुखिया, महत्तर या मुखिया, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई और क्या बोलते थे इसे, महत्तर या मुखिया। और ये वृद्ध व्यक्ति होता था, वृद्ध व्यक्ति होता था। अब इसी को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन को देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन विकेंद्रीकृत, पहले शुरुआत में विशेषता बता दी मैंने, विकेंद्रीकृत या संघात्मक, विकेंद्रीकृत या संघात्मक, क्लियर। संघात्मक मतलब छोटी छोटी इकाइयों का संघ होता था और संघात्मक में क्या होता है, जैसे भारत राज्यों का संघ है, कनाडा से ये संघात्मक शासन प्रणाली ली है, लेकिन अमेरिका में क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है तो वैसी, लेकिन उसमें क्या है, राज्यों को बहुत अधिक स्वतंत्रता दी है, प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग संविधान है। मर्डर करने की सजा पूरे भारत में किसी भी राज्य में एक जैसी होगी, लेकिन वहां पर प्रत्येक राज्य में अलग अलग है, क्योंकि वहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो यहां पर संघात्मक शासन प्रणाली थी कि मतलब प्रांत कई मामलों में स्वतंत्र थे, लेकिन अंतिम रूप से सत्ता किसकी थी, वहां पर केंद्र की होती थी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, राजपद वंशानुगत था, वंशानुगत था, राजपद वंशानुगत था, परंतु
परंतु ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा का अभाव था। ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा का अभाव था। ज्येष्ठाधिकार कि जो सबसे बड़ा होगा वही शासक बने, ये जरूरी नहीं था। क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में अपन ने देखा कि रामगुप्त बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद उसने इसे अपदस्थ कर दिया था, हत्या कर दी थी। अब अगला लिखेंगे, राजा का मुख्य कार्य जनता की क्या करना, सेवा करना। नहीं, वो नेता नहीं थे, राजा थे। नेता नहीं थे, वो राजा थे। जनता की व राज्य की रक्षा करना, बाह्य आक्रमण से रक्षा करना। राजा का कार्य यही तो है, रक्षा करना। जनता व राजा की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। अगली और विशेषता देखेंगे, सामंतवाद का उदय हो चुका था। सामंतवाद का उदय, सामंत तथा अधीन शासक कौन सी उपाधि धारण करते? सामंतों की उपाधि क्या होती थी? महाराज। ठीक, सामंत तथा अधीन शासक महाराज की उपाधि धारण करते थे। महाराज की उपाधि धारण करते थे। प्रमुख अधिकारी देख लेते, कौन से थे इस समय के प्रमुख अधिकारी? जैसे मौर्य काल में पढ़ा अपन ने, कौन थे? तीर्थ और अध्यक्ष। तीर्थ और अध्यक्ष। तीर्थ दो प्रकार के थे, 12,000 पण वार्षिक वाले और 48,000 पण वार्षिक वाले, और अध्यक्ष को 1,000 पण वार्षिक मिलता था। तो ऐसे जो यहाँ पर जो अधिकारी थे, तो उसमें एक महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत, ये कौन होगा? महाबलाधिकृत कोई बता सकता है क्या? सेनापति। महाबलाधिकृत सेनापति, सेनापति या महासेनापति भी इसे कहा गया। फिर अग्रहारित, ये क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना है इसको। अग्रहारिक, अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान, दान विभाग का प्रधान। अग्रहारिक कौन होता था? दान विभाग का प्रधान, दान विभाग का प्रधान। महादंड नायक, यहां गड़बड़ कर देते हैं। महादंड नायक, महादंड नायक कौन होगा? महादंड नायक पुलिस, हाँ हाँ, दंडाधिकारी होगा। दंडाधिकारी मतलब जिसके हाथ में डंडा होता है, बकरियां चराता है। हाँ सर, नहीं, राजा जिन लोगों को मतलब सजा देता होगा, हाँ, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए राजा। न्यायाधीश। गुड, क्या बात है। मिठाई मंगा एक आध की रात के लिए। न्यायाधीश, दंडाधिकारी, दंड देने वाला। दंड कौन देता है? न्यायाधीश। अभी भी तो वही देते हैं। मजिस्ट्रेट का इंग्लिश में क्या अर्थ क्या होता है? दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट, है ना। तो दंडाधिकारी होते थे। महादंड नायक अर्थात न्यायाधीश, न्यायाधीश।
लिखेंगे महादंडनायक न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश। अगला लिखेंगे हम सर बट ये जो राजा के अलावा होता है। बिल्कुल होता था। देखो हमने उसके समय में पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी अंतिम तो राजा होता है, लेकिन अब हर स्तर का न्याय तो राजा ही नहीं करेगा ना। हाँ, दो प्रकार के। कोई वहाँ जैसे अभी भी न्यायाधीश होते हैं, और न्यायाधीश के बाद में अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास में क्षमा याचना के लिए तो वैसे राजा होते थे, लेकिन न्याय करने के लिए तो अधिकारी होते थे ना, है ना? जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उस तरीके से। तो महादंडनायक अर्थात न्यायाधीश। भंडागाराधिकृत, भंडागाराधिकृत, भंडार, ये भंडार, भंडार गृह का अधिकारी है। भंडार गृह का, भंडार गृह मतलब काय का भंडार, अनाज का तो उतनी चिंता नहीं करते थे उस समय। अनाज का भंडार, उस समय एक ही भंडार होता था, शस्त्र भंडार नहीं, राजकोष, राज राजकोष, धन, कितना धन है इसके पास में, है ना। तो राजकोष का अधिकारी, राजकोष का अधिकारी। दंडपाशिक, 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 ये भी बड़ा अधिकारी होता है। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। भाई न्यायालय का कार्य न्याय करना है, सजा सुनाना है, पर वास्तव में सजा देगा कौन? पुलिस विभाग, है ना। दंडपाशिक। संधि विग्राहक, ये तो बड़ा सरल शब्द है, संधि विग्राहक, ये कौन होगा? संधि विग्राहक जी, विदेश विभाग का मंत्री। आपने सही बोला, ऑनलाइन वालों ने सही बोला, नंदनी जी का उत्तर एकदम सही है। आप लोग बताएं जरा। युद्ध व शांति का मंत्री, युद्ध व शांति का मंत्री, आपको लगता है कि सही है? हाँ? बिल्कुल सही है, युद्ध व शांति का मंत्री। संधि विग्रह, जैसे हरिकेन, वत्सवट्टी, और कौन था चंद्रगुप्त द्वितीय का? वीरसेन साव, वीरसेन साव, ये कौन थे? संधि विग्रह। युद्ध व संधि से संबंधित विदेश मंत्री। आप भी सही हो अंकित कुमार, खुश हो गए आप तो आज। युद्ध व संधि से संबंधित विदेश मंत्री। विनय स्थिति स्थापक, विनय स्थिति स्थापक, विनय स्थिति स्थापक। शिक्षा व धार्मिक मामलों का प्रधान, शिक्षा व धार्मिक मामलों का प्रधान, विनय स्थिति स्थापक, शिक्षा व धार्मिक मामलों का प्रधान। महाअक्षपटलिक, 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 ये तो कठिन। लेखाकार, महालेखाकार, लेखा विभाग का प्रमुख अधिकारी या सर्वोच्च अधिकारी, महाअक्षपटलिक। लास्ट में लिखेंगे चौरोदर्निक, चौरोदर्निक, चोरों को पकड़ने वाला नहीं था ये। चौरोदर्निक, ये था गुप्तचर विभाग का प्रमुख। जैसे मौर्य काल में कौन था? महामात्य सर्प, इसमें कौन था? चौरोदर्निक, चौरोदर्निक। एक है पुस्तपाल, पुस्तपाल। आप सोच रहे हैं पाल यानी पालने वाला, पुस्त यानी पुस्तक है, दोनों गलत है। पुस्तपाल का मतलब है अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला, अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला, अभिलेखों को सुरक्षित रखने
वाले। क्लियर हो गया? प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। अब हम गुप्त काल के पतन के कारण पढ़ लेते हैं। सामान्य सा क्वेश्चन है, उतना कठिन भी नहीं है, आप लोगों को पता है, बस उसको कंटिन्यू कर देना, एक जगह लिख लेना। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। तो एक सामान्य सा कारण होता है अयोग्य उत्तराधिकारी। तो गुप्त साम्राज्य भी उससे अछूता नहीं रहा। अयोग्य शासक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद में जितने भी शासक हुए वो सबके सब अयोग्य थे। हमने नाम लिखवा दिए और उनके बारे में लिख देना है। वंशानुगत सिद्धांत, वंशानुगत सिद्धांत भाई योग्यता को महत्व देना चाहिए, ना कि वंश को। अब इसमें क्या था, वंशानुगत था, राजा का लड़का ही राजा बनेगा, चाहे लूला, लंगड़ा, काना, बहरा, अपंग, कैसा भी हो, राजा उसी को बनना है। तो फिर वो राजकाज कर पाएगा क्या? नहीं। ठीक, तो वंशानुगत सिद्धांत। फिर है सैनिक दुर्बलता। सैनिक दुर्बलता, इसमें क्या लिखेंगे? सैनिक दुर्बलता में यह समझने लायक पॉइंट है। सैनिक दुर्बलता, सेना कम होगी। सेना कम हो, है ना? आप कुछ बोलेंगे? सबको बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। कौवा और कोयल दोनों एक जैसे दिखते हैं, पहचान कैसे होती है उनकी? आवाज से। तो आप लोगों की आवाज से पहचान होगी। वैसे मेरी नजर में सब एक जैसे हैं। इस लाइन में सबसे पीछे वाले बताएं क्या सैनिक कारणों में क्या था? इसमें नहीं पता। सैनिक धीरे धीरे हार मानने लगे थे। सिकंदर की सेना थोड़ी, हम पूरे वंश की बात कर रहे हैं, गुप्त साम्राज्य के पतन की बात कर रहे हैं। तो देखो एक नई प्रथा शुरू हुई थी उसमें, वो है सामंतवाद। सामंतवाद ये मुख्य कारण था उसका, है? गुड। सामंतवाद में क्या हुआ, इन्होंने भूमि दान देना शुरू किया। भूमि जब लोगों के पास में ज्यादा हो गए तो उन्होंने क्या किया, मजदूर रखना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे वो भूमि के मालिक बन गए, मजदूरों से काम करवाते थे, उनके लड़ाई झगड़े होते थे तो स्थानीय रूप से यही सॉल्व भी करने लग गए, उस क्षेत्र के न्यायाधीश भी ये बन गए। ठीक, अब अपने उस उतने छोटे से क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए अब क्या इन्होंने कुछ सैनिक भी रखना शुरू कर दिए। अब राजा महाराजा को क्या लगने लग गया, क्या मुझे अलग से सैनिक रखने की क्या जरूरत है, हमारे अधीनस्थ तो है, सेना रखते हैं। तो राजा की सेना कम होते चलेगी और सामंतों की सेना बढ़ते चलेगी। और यही सामंत धीरे धीरे क्या हो गए, स्वतंत्र बनने लग गए। अब ज्यादा हो गए, राजा के पास 11 सिपाही, सामंत के पास 15 सिपाही, तो सामंत डरेगा क्या राजा से? यही स्थिति बन गई। तो ये सैनिक कमजोरी इसकी, ऐसे इस तरीके से हम स्पष्ट करेंगे। सैनिक दुर्बलता, कारण क्या था उसका? सामंतवाद। सामंतवाद। फिर विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था। विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन बहुत जरूरी है, लेकिन विभाजन करने के बाद में उस पर नियंत्रण होना भी बहुत जरूरी है। बच्चों को हम कुछ भी करने की छूट तो दे सकते हैं, लेकिन नियंत्रण जरूरी है, नहीं तो वो तो गुंडे बदमाश बन जाएंगे। तो क्या विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था। फिर विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, यदि बाहर से आक्रमण ही आक्रमण होते रहे तो हमारी पूरी शक्तियां उन आक्रमणों को मिटाने में लग जाएगी, पर हमारी आंतरिक व्यवस्था क्या हो जाएगी, कम। तो यही हुआ विदेशी आक्रमण। एक शकों के आक्रमण हुए, हुनों के आक्रमण हुए, तोरमान, तेगिन और मेरकुल के आक्रमण हुए। वैसे ही शकों में अपन ने पढ़ा कौन, रुद्रसिंह तृतीय, इनके आक्रमण हुए थे। फिर अकुशल प्रशासक। अकुशल प्रशासक, बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार हर्षवर्धन के समय में, फिर जैसे मौर्य काल में हुआ था वैसे आगे और बौद्ध धर्म का प्रसार होने लग गया। और ये किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के, शैव धर्म भी था लेकिन मुख्य रूप से वैष्णव धर्म के अनुयायी थे।
प्रांतीय शासकों के विशेषाधिकार, प्रांतीय शासकों के विशेषाधिकार, वाणिज्य व व्यापार में गिरावट, वाणिज्य व व्यापार में गिरावट, सामाजिक असंतोष, सामाजिक असंतोष। भाई व्यापार और वाणिज्य में गिरावट होगी, पब्लिक जब तक खुश है तब तक सरकार अच्छी चलती रहेगी, अगर पब्लिक नाराज हो जाए तो फिर सत्ता परिवर्तन हो जाता है। यह सामाजिक असंतोष हो गया था, कोई भी उन्हें अपना महाराज स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। अब हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति, इसके बारे में भी अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, फिर भी और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति। अब धार्मिक स्थिति की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से कौन सा धर्म? हिंदू धर्म जिसे बोलेंगे, ये हिंदू धर्म नहीं तो ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, हिंदू या ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। और इसमें भी दोनों शाखाएं, वैष्णव और शैव, वैष्णव और शैव। अनेक गुप्त शासकों ने भागवत, परम भागवत, अश्वमेध, आदि उपाधियां धारण की व उपाधियां धारण की व अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, क्या? अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, बाजसने, बाजसने यज्ञ, एक और है वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि। तो ये जो यज्ञ वगैरह ये सब मौर्य काल में तो नहीं थे, ये सब कब होते थे? उससे पहले वैदिक परंपराओं के समय में होते थे, या फिर जो शुंग वंश के समय में शुरुआत हुई, और इसका महत्व कहाँ ज्यादा बढ़ गया? गुप्त काल में। तो जो वैदिक संस्कृति थी वो वापस फिर से लौट आई थी गुप्त काल के समय में। तीन महत्वपूर्ण पक्ष थे धर्म के, धर्म के तीन महत्वपूर्ण पक्ष। नंबर एक, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा की शुरुआत बहुत अधिक इसमें। यज्ञ का स्थान उपासना ने, यज्ञ का स्थान उपासना। और लास्ट में लिखेंगे वैष्णव व शैव धर्म का विकास, वैष्णव व शैव धर्म का विकास, वैष्णव व शैव धर्म का विकास।
वैष्णव धर्म को राजाश्रय मिला। राजाश्रय का मतलब क्या होता है? जो राजा होते थे वो भी ये धर्म स्वीकार करते थे, फिर उसके लिए मंदिर बनाना हो, कुछ करना हो तो खुले मन से दान दक्षिणा देते थे। राजाश्रय, राजा का आश्रय। वैष्णव धर्म को राजाश्रय मिला। इनके सिक्कों से गरुड़, गदा, लक्ष्मी, आदि की आकृति मिलती है। नर नारायण की मूर्ति प्राप्त होती है। नर नारायण की मूर्ति प्राप्त होती है। अब एक खैर उत्तर अब आप लोगों को पता हो गया, नहीं तो क्वेश्चन था अर्धनारीश्वर। एक फोटो आती है ना, कैलेंडर आता है, तो इसमें शिव जी और पार्वती वाली, आधे इसमें पार्वती जी और आधे इसमें शंकर जी बने हुए। तो ये जो अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट आया है ये किस काल का है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। क्योंकि अभी आप पढ़ ही रहे हो तो पता ही चल गया ये इसी काल का होगा, गुप्त काल का है ना। और यदि 1 महीने बाद पूछूंगा तो तब मैं मुगल काल पढ़ा रहा हूँगा, तो फिर बोलेंगे मुगल काल में तो नहीं हो सकता है, ये किस काल में हुआ होगा, है ना, तब दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए याद रखेंगे। तो शिव की अर्धनारीश्वर प्रतिमा गुप्त काल की ही देन है। शिव की अर्धनारीश्वर की प्रतिमा गुप्त काल की ही देन है। शैव धर्म के प्रतीक चिन्ह मोर की साक्ष कुमार गुप्त के अभिलेखों से मिलते हैं। कुमार गुप्त के अभिलेखों से मिलते हैं। अब जैन धर्म की भी बात है यहाँ पर। जैन धर्म, यह बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आज क्लियर करेंगे। जैसे बौद्ध धर्म की 4 सभाएं हुई है, बौद्ध धर्म की, है ना। सबसे पहली वाली अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी अशोक के शासनकाल में और चौथी कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में। ऐसे जैन धर्म की भी सभाएं हुई है। अर्जुन समझ में आ रहा है आपके? पक्का? आपकी कुर्सी पे क्या नाम लिखा है आपने? नहीं लिखा? तो वो कुर्सी जम गई है वहां पे। आप हमेशा वहीं बैठे दिखते हो। कभी सबसे पीछे बैठ जाए करो, कभी सबके आगे भी बैठ सकते हो, आप हमेशा वहीं बैठ जाते हो। क्या मतलब है? हा? तो ऐसे में तो पिछड़ते चल जाओगे। तो जैन सभाएं किस समय हुई? गुप्त काल में। याद रहेगा, 2 जैन सभाएं हुई है और दोनों की दोनों कब हुई है? गुप्त काल में हुई है। याद रखोगे? जैन सभाएं कितनी हुई है? 2। और किस समय हुई है? गुप्त काल में हुई है। पहले हुई है मथुरा में जैन सभाएं, पहली मथुरा और दूसरी वल्लभी। मथुरा की हुई है 313 ईस्वी में, वल्लभी की 434 ईस्वी में। 434 434
434 ईस्वी में। और कब है ये? गुप्त काल में। दोनों जैन सभाएं गुप्त काल में हुई है। कहाँ हुई है? मथुरा और वल्लभ। पार्श्वनाथ, ये भी तो पता है, पार्श्वनाथ जैनों के तीर्थंकर है? तो पार्श्वनाथ की मूर्ति कहाँ पर मिली है? शंकर नामक व्यक्ति ने बनाई। कहाँ पर? उदयगिरी में है। तो पार्श्वनाथ की मूर्ति उदयगिरी अभिलेख से प्राप्त हुई है। उदयगिरी अभिलेख से प्राप्त हुई है। विष्णु जी के कितने अवतार हैं? 10 दशावतार, 10 अवतार है। ये अवतारवाद की जो अवधारणा आई है, ये गुप्त वंश की देन है। ठीक, ये भी लिखेंगे, ये क्वेश्चन वेदों में नहीं लिखा है अवतारवाद, ये पुराणों में लिखा है। पुराणों की रचना कब हुई है? गुप्त काल में। ठीक, बहुत अधिक सुधार गुप्त काल में हुआ है। तो लिखेंगे अवतारवाद की अवधारणा का उदय गुप्त काल में हुआ। अवतारवाद। मंदिरों का निर्माण, ये महत्वपूर्ण विशेषता गुप्त काल में हुई। मंदिरों का निर्माण, भक्ति कर्मकांड, मंदिरों का निर्माण, भक्ति कर्मकांड, मूर्ति पूजा इस काल की प्रमुख विशेषता रही। पूरे मंदिरों को पढ़ेंगे अपन, गुप्त काल के कौन कौन से मंदिर है पूरा पढ़ेंगे, अलग से एक चैप्टर है उसका। मंत्री वीरसेन साव किसका मंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। कौन सा मंत्री था? युद्ध व शांति का विदेश मंत्री या संधि विग्रह, संधि विग्रह। तो वीरसेन साव द्वारा मंदिर के निर्माण हेतु भूमि दान में दी, भूमि दान में दी थी। क्लियर हो गया? क्या पढ़ा अपन ने? धार्मिक स्थिति, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, या ये जो गुप्त शासक थे परम भागवत क्रमादित्य जैसे उपाधियां धारण करते थे। यज्ञ करवाए इन्होंने, अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, बांसने यज्ञ जैसे यज्ञ करवाए। 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। मूर्ति पूजा, यज्ञ का स्थान और उपासना ने ले लिया। वैष्णव के साथ साथ शैव धर्म का भी विकास हुआ। जैन धर्म के बारे में भी पढ़ा अपन ने कि 2 जैन सभाएं जो मथुरा में हुई थी और वल्लभ में हुई थी, दोनों गुप्त काल में भी हुई थी। और एक मूर्ति जैन धर्म की, पार्श्वनाथ की मूर्ति उदयगिरी से मिली। मंदिर निर्माण की प्रथा शुरू हुई, अवतारवाद की शुरुआत हुई है, भक्ति प्रथा की जो शुरुआत हुई है वो गुप्त काल से ही हुई है। स्थापत्य कला हमें पढ़ना है, लेकिन उसको एक अलग से वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज एक छोटा सा एक और क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण। साहित्य, इसे स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त काल को, है। तो क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि चहुमुखी उन्नति हुई है, और चहुमुखी में साहित्य भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो गुप्तकालीन शिक्षा एवं साहित्य, गुप्त कालीन शिक्षा एवं साहित्य, शिक्षा एवं साहित्य। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग,
संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग था। सभी पुराणों की रचना, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, सभी पुराणों की रचना, रामायण महाभारत का अंतिम रूप, रामायण महाभारत को अंतिम रूप गुप्त काल में दिया, गुप्त काल में दिया गया, गुप्त काल में दिया गया। रामायण महाभारत, महाभारत की का जो पेज है, पहले कम थे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, बढ़ते चले गए, और अंतिम रूप कब दिया उसे? 1,00,000 श्लोक कब हुए उसमें? गुप्त काल में हुए, पहले कम थे। मंदसौर नहीं, उसे छोड़ देंगे। अधिकांश रचनाएं गुप्तकालीन रचनाओं की बात करें, हम साहित्य पढ़ रहे हैं, तो गुप्तकालीन रचनाएं प्रेम प्रधान व सुखांत होती थी। सुखांत क्या होता है? मतलब एंडिंग, हैप्पी एंडिंग होती है। हैप्पी एंडिंग जिसे बोलते हैं, क्या बात है। जैसे अमर अकबर एंथोनी, फिल्म की शुरुआत में ही माँ, मतलब वो तीनों बच्चे और उनके माता पिता पांचों अलग अलग बिछड़ जाते हैं, और जब फिल्म खत्म होने वाली होती है उससे कुछ समय जब बड़े होके सब एक साथ में मिल जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? हैप्पी एंडिंग। और दुखांत में क्या होता है? दो दोस्त रहते हैं साथ में, और फिर अंत समय में एक की डेथ हो जाती है, तो वो क्या हो गया? दुखांत हो गया। तो इस समय की जो रचनाएं हैं वो कैसी है? सुखांत। क्लियर? तो अधिकांश रचनाएं प्रेम प्रधान एवं सुखांत होती थी। रचनाओं में ये क्वेश्चन बनता है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रचनाओं में उच्च वर्ण के पात्र, उच्च वर्ण के पात्र संस्कृत बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, वह शूद्र व महिलाएं, शूद्र व महिलाएं, ये कौन सी भाषा बोली? जो उस टाइम में प्रचलित थी। प्राकृत, प्राकृत भाषा। वहां हिंदी नहीं बोल सकते, मराठी नहीं बोल सकते, अंकित की पवारी भाषा नहीं बोल सकते। बोल के बताओगे क्या बोलते हैं? नहीं। अच्छा, तो कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत, प्राकृत भाषा बोलते हैं। प्रमुख कवियों के बारे में देख लिया, तो सबसे पहले कालिदास, इस काल के प्रमुख कवि कालिदास। आज हमें कालिदास जी की पूरी रचनाएं पढ़ लेना है, दोबारा फिर कभी। तो कौन थे महाकवि कालिदास? संस्कृत के महाकवि, महाकवि कहते हैं इनको, महाकवि। नाटक, नाटक, इनके नाटक कौन कौन से नाटक? क्या कभी कभी सरल क्वेश्चन दे देते हैं, चारों रचनाएं कालिदास जी की, और पूछे गए इसमें से नाटक कौन सा है, महाकाव्य कौन सा है, खंडकाव्य कौन सा है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, कठिन। सरल सा क्वेश्चन क्या हो जाता है? कठिन। हाँ बताए, कुछ बोल रहे हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो सबसे पहला नाटक इनका मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, तो नाटक मालविकाग्नि मित्रम, माल विकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र, पहला नाटक इनका मालविकाग्नि मित्र। दूसरा नाटक है विक्रमो
वर्ष्य, विक्रमो वर्ष्य। और थर्ड नंबर पे है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो 3 नाटक, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमो वर्ष्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मालविकाग्नि मित्रम में किसके बारे में वर्णन है? शुंग नरेश अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका। स्वाभाविक सी बात है, नाम क्या है उसका? मालविका। शुंग नरेश अग्निमित्र व मालविका की कहानी। विक्रमो वर्ष्यम में विक्रमादित्य और उर्वशी। विक्रमादित्य नहीं है, पुरूरवा एक चरित्र है इसमें, पुरूरवा व उर्वशी की कहानी। और अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला, राजा शकुंतला की कहानी। सर्वश्रेष्ठ रचना है इनकी, कालिदास जी की नाटकों में। और प्रथम भारतीय पुस्तक जिसका यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ, यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। फिर एक काव्य संग्रह की बात करें, महाकाव्य जिसे विक्रम पुरूरवा और उर्वशी बताएं, पुरूरवा और उर्वशी की कहानी। काव्य संग्रह मेघदूतम, मतलब ये महाकाव्य है इनका, मेघदूतम। मेघों को दूत बनाकर अपना संदेश भिजवाया है। एक बार क्वेश्चन पूछा था, कालिदास जी के किस महाकाव्य में उज्जैनी का वर्णन है करके, ऐसा क्वेश्चन पूछा। ठीक, तो मेघदूतम। दूसरा है ऋतु संहारम, दूसरा इनका ऋतु संहारम, ऋतु संहारम, ऋतुओं की प्रकृति। फिर काव्य संग्रह इनके और कुमार संभव, कुमार संभव, कुमार संभव। क्या है इसकी कहानी? कुमार गुप्त के समय की है ये। तो कार्तिकेय की कहानी, कुमार संभव में किसकी कहानी है? कार्तिकेय की कहानी व शिव पार्वती की प्रेम कथा। कुमार संभव, शिव पार्वती की प्रेम कथा। और लास्ट एक रचना छुटी है इनकी, रघुवंश। तो 7 रचनाएं हमें पढ़ना पड़ता है इनकी, 2 भागों में बटी है, एक काव्य संग्रह और दूसरा नाटक। और फिर महाकाव्य कौन सा, ये भी पूछ लिया जाता है। रघुवंशम, रघुवंश राजाओं की जानकारी, रघुवंश राजाओं की जानकारी। क्लियर हो गया? प्रमुख कवि जो थे संस्कृत के वो थे कालिदास और उनकी रचनाएं। अब हम इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, कालिदास की रचनाएं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी कभी पढ़ना हो तो हम बोलेंगे कि पीछे जाके देख लो। ठीक? अब हम पंचतंत्र की बात करते हैं। पंचतंत्र, पंचतंत्र। और पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। फिर है स्वप्नवास वदता, स्वप्न वास वदता, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वप्नवास वदता, स्वप्न वास वदता। भास किसने लिखा है? भास एक नाटक है,
नाटक है स्वप्नवास वदता, किसके द्वारा लिखा गया? भास के द्वारा। अवंती शासक, अवंती शासक प्रद्योत, प्रद्योत की पुत्री वास वदता तथा अवंती शासक प्रद्योत की पुत्री वास वदता तथा वत्स, वत्स क्या चीज है? वत्स, हाँ वत्स नरेश, मतलब वत्स क्या है? 16 महाजनपदों में से एक वत्स, ठीक, वहां की बात कर रहे हैं। वत्स शासक उदयन की कहानी, वत्स शासक उदयन की कहानी, ठीक है। स्वप्नवास वदता किसने लिखा है? ये भास ने लिखा है। क्या चीज है ये? नाटक है। किस भाषा में लिखा है? संस्कृत में, संस्कृत में लिखा है। फिर है देवी चंद्रगुप्तम, ये भी विशाखदत्त का। रावण वध एक रचना है, सुना भी नहीं होगा अभी तक, है ना? रावण वध तो सुना है, लेकिन रचना भी है ये नहीं सुना होगा। प्रिया आपने पता तो होगा, आपको होना चाहिए पता। रावण वध वत्स भट्टी की रचना है, वत्स भट्टी। रावण वध वत्स भट्टी। कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है, कामसूत्र वात्स्यायन। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की, और रावण वध वत्स भट्टी की, कामसूत्र वात्स्यायन की। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध ये माघ की रचना है, माघ। शिशुपाल वध माघ। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की। क्या कहानी है इसकी? अभी तक जितनी भी रचनाएं हुई है, जितनी भी रचनाएं हुई है, उसमें नायक कौन होता था? राजा होता था या राजकुमार होता था। नायिका राजकुमारी होती थी, ठीक। ये पहली रचना है जिसमें जो कैरेक्टर है, जो नायक है, वो एक आम आदमी, एक आम आदमी को ध्यान में रखकर ये रचना लिखी गई थी। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। तो फर्स्ट बुक जिसमें आम आदमी नायक था। चारुदत्त एक ब्राह्मण व्यापारी, इसी की बता रहा हूं मैं। चारुदत्त जो मतलब मुख्य कैरेक्टर है उसका, एक ब्राह्मण व्यापारी था। पंचतंत्र की कहानियां भी तो ऐसे जनसामान्य पर लिखी गई है ना? पंचतंत्र की वो छोटी छोटी कहानियां है, लेकिन एक शूद्र की एक बड़ी बुक है, तो जैसे एक पर्टिकुलर बुक है, तो ये बता रहे हैं। चारुदत्त का निर्धन बसंत नामक, बसंत सेना नामक वैश्या से प्रिय, वैश्या से प्रिय। तो चारुदत्त नामक ब्राह्मण कैसा था? एक व्यापारी और एक सामान्य व्यक्ति का इसमें वर्णन किया है। वराहमिहिर की रचनाएं देखेंगे इसमें, ये विज्ञान से संबंधित होगी। वराहमिहिर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? वराहमिहिर की वृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, और कौन सकता है? बृहजातकम,
ठीक ठीक। अमर सिंह का अमरकोश, दंडी एक रचनाकार है, दंडी, और क्या लिखा है उसने, दश कुमार चरित, दंडी का दश कुमार चरित। दंडी इसकी रचना है दश कुमार चरित, दश कुमार चरित। आर्यभट्ट की रचनाएं हम देखें तो आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम, ब्रह्म सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत, इसकी 3 रचनाएं, आर्यभट्टियम, ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। वासवदत्ता एक रचना है, किसने लिखा है वासवदत्ता? समुद्रगुप्त के समय में उसने एक बौद्ध भिक्षु को वसुबंध, ठीक है, वसुबंध, वासवदत्ता किसकी रचना है? वसुबंध। और ये लास्ट में लिखेंगे कामंतक, क्या रचना है इनकी? नीतिसार, कामंतक का नीतिसार। तो इस तरीके से गुप्तकालीन जो शिक्षा एवं साहित्य ये अपनी प्रगति पर था। इतनी सारी रचनाएं मौर्य काल में इधर उधर कहीं भी देखने को नहीं मिलती। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल था, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में। और कल हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन स्थापत्य कला और आर्थिक व्यवस्था।